नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की है। ये बात 2025 की है। बुलंदशहर में प्रतापपुर नाम का एक गांव है। उसी गांव में मोहर सिंह का परिवार रहता था। मोहर सिंह किसान थे और उनके 3 बेटे थे। बड़े भाई का नाम देवी शरण था, बीच वाले का रविकरण और सबसे छोटे का ओमपाल। तीनों भाई शादी के बाद अलग अलग घर बनाकर रहने लगे। रविकरण और ओमपाल के घर पास पास थे, जबकि बड़ा भाई देवीशरण गांव के किनारे पर रहता था। ओमपाल की शादी लगभग 7 साल पहले प्रीति से हुई थी। समय के साथ प्रीति 2 बच्चों की मां भी बन गई। ओमपाल खेत में काम करता और प्रीति घर संभालती। उनका रोजमर्रा का जीवन सादा था। खेत, बच्चे और घर में समय बीत जाता। रविकरण और ओमपाल अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। कभी कभी बड़ा भाई देवीशरण भी आता, लेकिन वह ज्यादा लोगों से मिलने जुलने में नहीं लगता था। 8 सितंबर 2025 की रात करीब 2 बजे प्रीति घबराकर अपनी जेठानी सीता के पास गई और बोली कि ओमपाल अचानक हिलना डुलना बंद कर दिया है। सीता तुरंत कमरे में गई और ओमपाल को खटिया पर पड़ा देखा। उसने उसका चेहरा और सीना छुआ, लेकिन ओमपाल बिल्कुल शांत था। सीता ने तुरंत रविकरण को बुलाया। रविकरण ने भी ओमपाल की नब्ज देखी, लेकिन उसकी हालत वैसी ही रही। भाई की हालत देखकर रविकरण भी बहुत डर गया। ओमपाल को ऐसे देखकर उसने तुरंत अपने परिचित डॉक्टर को फोन किया। आधे घंटे के भीतर डॉक्टर ओमपाल को देखने के लिए घर आ गया। उसने ओमपाल की नब्ज चेक की और फिर कहा कि ओमपाल की मौत हो चुकी है। यह सुनते ही घर में कोहराम मच गया। सब जोर जोर से रोने लगे। ममता और नेहा नाम की 2 छोटी बच्चियां भी रोने लगीं। डॉक्टर ने प्रीति से पूछा कि ऐसा क्या हुआ। प्रीति रोते रोते बताई कि ओमपाल ने उसे सोते से जगाया और कहा कि सीने में बहुत दर्द हो रहा है। उसने काफी देर तक सीना दबाया और मसाज की, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। तब उसने सोचा कि सीता भाभी को बुला लूं। जब वह सीता के साथ कमरे में पहुंची तो ओमपाल की सांस रुक चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि शायद हार्ट अटैक आया था, इसलिए इतनी जल्दी मौत हो गई। ओमपाल की अचानक मौत से पूरे घर में शोक छा गया। उसकी 2 छोटी बेटियां थीं, एक 4 साल की और दूसरी 2.5 साल की। घर में रोने चिल्लाने की वजह से उनका भी बुरा हाल था, जिन्हें उनकी ताई सीता ने संभाल लिया। अगले दिन सुबह ही ओमपाल के दाह संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। सभी रिश्तेदारों को खबर दी गई। ओमपाल की हार्ट अटैक से मौत हुई थी और पूरे गांव में यही बात चर्चित थी। कुछ ही समय बाद लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए ले गए और सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। लेकिन उस घटना के बाद से 12 साल की ममता थोड़ी बीमार सी रहने लगी। उसकी मम्मी सीता कई बार पूछती रही कि उसे क्या तकलीफ है, लेकिन ममता बिल्कुल चुप रही। न तो वह कुछ बोलती थी और न ही किसी से बात करती थी। ओमपाल की मौत के बाद सीता देवी घर के काम में लगी हुई थी, लेकिन ममता एक बार भी अपनी चाची प्रीति के घर नहीं गई। तभी सीता ने ध्यान दिया कि जब भी ममता प्रीति के पास जाती है, वह बहुत घबरा जाती है। यह देखकर सीता को लगा कि इस बात में कोई राज जरूर है। ममता की बिगड़ती हालत देखकर पहले तो परिवार के लोग सोचने लगे कि उसे अपने चाचा की अचानक मौत का गहरा सदमा लग गया है। ओमपाल ममता को बहुत प्यार करता था और ममता को भी उससे गहरा लगाव था। इसी वजह से वह अक्सर ओमपाल के घर ही रहती, वहीं खाना खाती और सो भी जाती। ममता की हालत देखकर उसके पापा ने उसे डॉक्टर के पास भी दिखाया। डॉक्टर ने जांच की, लेकिन उसे न तो बुखार था और न ही कोई बीमारी। फिर ममता की मम्मी ने उसे एकांत में बुलाकर उसके हालचाल के बारे में पूछा। ममता ने अपनी मम्मी को जो बताया, वह सुनकर सब हैरान रह गए। उसने बताया कि ओमपाल की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या गांव के ही अभय सिंह ने चाची प्रीति के साथ मिलकर की थी। ममता ने बताया कि रात में उसकी आंखें अचानक खुलीं और उसने देखा कि चाची प्रीति और अभय सिंह ओमपाल को बुरी तरह मार रहे थे। वह बहुत डर गई और फिर सोने का नाटक करते हुए बिस्तर पर पड़ी रही। ममता ने आगे बताया कि जब वह चाची के घर सोने गई थी, तब ओमपाल और चाची खाना खाकर सोने जा रहे थे। वह चाची के पास ही सो गई, लेकिन रात में उसकी आंखें खुलीं तो चाची वहां नहीं थी। इसके बाद उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। ओमपाल की मौत की सच्चाई सामने आते ही उसके बड़े भाई रविकरण को प्रीति पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखा और यह बात छिपाते हुए पुलिस को सूचना दे दी।
उस समय प्रीति अपने पति की मौत का गम मनाने की तरह दिखा रही थी और लगातार रो रही थी। पुलिस थाना बीबी नगर से तुरंत उसके घर पहुंच गई। प्रीति से सख्ती से पूछताछ की गई और डर के मारे उसने अपना जुर्म मान लिया। इसके बाद पुलिस ने अभय सिंह को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की और उसने भी अपना जुर्म मान लिया। मामले की जानकारी मिलते ही एसएचओ राहुल चौधरी ने ओमपाल के परिवार और गांव वालों से सारी जानकारी जुटाई। ओमपाल की हत्या की सच्चाई सामने आते ही गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं। लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ओमपाल की हत्या उसकी पत्नी के इशारे पर की गई थी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई चुन्नी और तकिया भी बरामद कर ली। एसपी शंकर प्रसाद भी घटनास्थल पर आए और पूरी जानकारी जुटाई। ओमपाल हर वक्त खेती के काम में ही लगा रहता था। शाम को काम निपटाकर वह जल्दी ही खाना खाकर सो जाता था। यह प्रीति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह शादी से पहले सुंदर सरकारी नौकरी वाले पति का सपना देखती थी, लेकिन शादी के बाद उसके सारे अरमान टूट गए। फिर भी उसने काफी समय तक ओमपाल के साथ निभाने की कोशिश की। ओमपाल हर शाम अपने दिन की थकान मिटाने के लिए शराब पीने लगा था। उसके बाद वह अपनी ही दुनिया में रहने लगा और अपनी बीवी की तरफ ध्यान नहीं देता था। ओमपाल की यह हरकत देखकर प्रीति अपनी किस्मत को कोसने लगी। जब भी प्रीति खेतों में जाती, उसे वहां अक्सर अभय सिंह मिल जाता। उस समय तक अभय सिंह कुंवारा था। दोनों के बीच चाची भतीजे का रिश्ता ही था, लेकिन खेतों में उनकी बातचीत बढ़ने लगी। कुछ ही दिन में प्रीति ने अभय के साथ दोस्ती कर ली। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता इतना बढ़ गया कि उनके बीच मिलने जुलने में कोई रोक टोक नहीं रही। इसी दौरान दोनों के बीच अवैध संबंध भी बनने लगे। ओमपाल अपने काम और खेतों में इतना व्यस्त रहता था कि प्रीति रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अभय पर निर्भर रहने लगी। इसी वजह से दोनों के बीच करीबियों का रिश्ता और मजबूत हो गया। अभय भी ज्यादातर अपनी चाची प्रीति के घर ही रह जाता था। फिर एक दिन ओमपाल ने देखा कि प्रीति और अभय एक दूसरे के करीब हैं। ओमपाल खुद को मजबूर महसूस कर रहा था। अभय उसके बड़े भाई का बेटा था, इसलिए वह गांव में अपनी पत्नी को बदनाम नहीं करना चाहता था। ओमपाल ने प्रीति पर पाबंदी लगानी शुरू की, लेकिन प्रीति इससे खुश नहीं थी। वह अभय के प्यार में इतनी पागल थी कि उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। फिर दोनों ने मोबाइल पर एक दूसरे से बात करनी शुरू कर दी और प्यार भरी बातें करने लगे। यह ओमपाल से ज्यादा दिन तक नहीं छिपा। ओमपाल ने दोनों को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं थे। नतीजा यह हुआ कि दोनों परिवारों के बीच गहरा विवाद शुरू हो गया। ओमपाल और प्रीति के बीच भी मनमुटाव और झगड़े बढ़ने लगे। ओमपाल ने प्रीति को घर से बाहर जाने पर भी रोक लगाना शुरू कर दिया। पाबंदी लगते ही प्रीति अभय से मिलने की चाहत में पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह बेचैन होने लगी। फिर एक दिन मौका पाते ही उसने अभय को अपने खेतों में मिलने बुलाया। उसी दिन दोनों ने ओमपाल को अपने रास्ते से हटाने की योजना बना ली। ओमपाल प्रीति की बेवफाई और परेशानियों से तंग होकर शराब का आदी हो गया था। उसके घर में हमेशा शराब रखी रहती थी। अभय को यह पहले से पता था। उसने प्रीति को शराब में मिलाने के लिए कुछ पाउच दे दिए। मौका पाते ही प्रीति उन पाउच को शराब में मिला देती और ओमपाल पीकर गहरी नींद में सो जाता। उसके बाद प्रीति अभय को अपने घर बुला लेती और दोनों आराम से समय बिताने लगते थे। लेकिन इसके बावजूद दोनों को हमेशा डर रहता था कि कोई परिवार वाला उन्हें रंगे हाथ पकड़ न ले। इस डर और झंझट से छुटकारा पाने के लिए दोनों ने मिलकर ओमपाल को मौत की नींद सुलाने की योजना बना ली। 8 सितंबर को जब ओमपाल खाट पर सो गया तो प्रीति ने अपने प्रेमी अभय सिंह को फोन कर बुला लिया। उस रात जेठानी की 12 साल की बेटी ममता भी अपने भाई बहन के साथ वहीं सो रही थी। अभय आने से पहले प्रीति ने सभी बच्चों को देखा। वे गहरी नींद में सोए थे। फिर दोनों ने ओमपाल की गला घोंटकर हत्या कर दी। ममता की आंखें खुल गईं। उसने उस रात अपनी आंखों से जो मंजर देखा, वह देखकर बहुत डर गई। अगर ममता वहां मौजूद न होती तो ओमपाल की हत्या का सच शायद कभी सामने न आता। इस मामले में ओमपाल के भाई रविकरण ने प्रीति और अभय सिंह को आरोपी मानकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। आज की दूसरी कहानी तेलंगाना की है। ये बात 2020 की है। तेलंगाना का एक जिला है वारंगल। इसी जिले के थाना गिचिकोंडा क्षेत्र के गोरैकुंठा गांव के बाहर गोदाम से सटे कुएं के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। गिचिकोंडा थाने के पुलिस भी मौके पर पहुंचे थे।
कुएं के पानी में 4 लाशें तैरती देख लोग दंग रह गए। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई और माहौल डर और सन्नाटे से भर गया। पुलिस ने रस्सियों की मदद से गोताखोरों को कुएं में उतारा। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद चारों लाशें बाहर निकाली गईं। गांव वालों ने बताया कि ये चारों एक ही परिवार के थे और पश्चिम बंगाल से यहां आए थे। यह परिवार कई साल पहले यहां आकर बस गया था। मृतकों की पहचान मोहम्मद मकसूद आलम, उनकी पत्नी निशा आलम, बेटी बुशरा खातून और बेटा शादाब के रूप में हुई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि परिवार के 2 सदस्य गायब थे, मकसूद का बेटा सोहेल आलम और बुशरा का 3 साल का बेटा। दोनों का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। इनकी गुमशुदगी ने पुलिस की चिंता और बढ़ा दी थी। जब पुलिस ने लाशों को देखा तो ऐसा लगा कि मामला आत्महत्या का हो सकता है, क्योंकि किसी भी शव पर चोट या संघर्ष के निशान नहीं थे। अगर हत्या होती तो जरूर कहीं ना कहीं निशान मिलते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब यह तय करना मुश्किल था कि यह आत्महत्या है या हत्या। इसका पता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकता था। पुलिस ने सभी जरूरी काम पूरे कर चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए वारंगल जिला अस्पताल भेज दिया। यह घटना 21 मई 2020 की थी। पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए चारों शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर ही रही थी कि अगले ही दिन सुबह उसी कुएं में 5 और लाशें तैरती दिखीं। यह देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया और खबर पल भर में पूरे जिले में फैल गई। पुलिस भी हैरान थी, आखिर ये लाशें आ कहां से रही हैं। फौरन पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। रस्सियों की मदद से गोताखोरों को कुएं में उतारा गया और काफी मशक्कत के बाद सभी 5 लाशें बाहर निकाली गईं। फिर ग्रामीणों से उनकी पहचान कराई गई। पहचान में 2 लाशें तुरंत पहचानी गईं। एक मकसूद आलम का बेटा सोहेल आलम और दूसरी उसकी बहन बुशरा खातून का 3 साल का बेटा था। बाकी 3 लाशों की पहचान थोड़ी कोशिश के बाद हुई। वे त्रिपुरा के रहने वाले प्रवासी मजदूर शकील अहमद और बिहार के 2 मजदूर श्रीराम व श्याम थे। शकील, श्रीराम और श्याम के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे, जबकि सोहेल और बच्चे के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। इस बार पुलिस को साफ लग गया कि मामला खुदकुशी का नहीं है। श्रीराम और श्याम के शरीर पर लगी चोटों को देखकर पुलिस को शक हुआ कि कोई इन हत्याओं को आत्महत्या की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लोग सच में खुदकुशी करते तो उनके शरीर पर ऐसे निशान नहीं मिलते। अब बात साफ थी, यह मामला आत्महत्या नहीं बल्कि कत्ल का था और हत्यारा कोई बहुत चालाक इंसान था जिसने सब कुछ सोच समझकर किया था। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 5 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गिचिकोंडा जिला अस्पताल भेज दिया। साथ ही अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 सबूत मिटाना और 120 साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 23 मई को पुलिस के पास 9 लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में सभी की मौत का कारण पानी में डूबना बताया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक इन लोगों को कुएं में फेंका गया था, जिससे डूबने के कारण उनकी मौत हुई। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद मामला और उलझ गया। पुलिस के लिए यह समझना मुश्किल था कि क्या इतने लोग एक साथ कुएं में कूदकर जान दे सकते हैं। साफ था कि किसी बड़ी साजिश के तहत की गई हत्या है। इतना बड़ा कदम अकेला कोई नहीं उठा सकता था, इसमें कई लोगों के शामिल होने की आशंका थी। इस खौफनाक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जिसने भी कुएं से निकली लाशों का मंजर देखा, उसका दिल दहल गया। चारों ओर बस डर और अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस ने जांच तेज कर दी और हर पहलू को बारीकी से खंगालना शुरू किया। छानबीन में सामने आया कि मोहम्मद मकसूद आलम के पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या की गई थी। अब उस परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचा था जिससे पुलिस को कुछ जानकारी मिल सके। अब यह बात साफ हो गई थी कि हत्यारे जो भी हैं, उनका मकसूद के परिवार से गहरा झगड़ा या दुश्मनी रही होगी। तभी उन्होंने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। लेकिन पुलिस के लिए एक और सवाल परेशान करने वाला था। आखिर उन्होंने मकसूद के परिवार के साथ साथ 3 प्रवासी मजदूरों को क्यों मारा? उन मजदूरों का इस परिवार से क्या रिश्ता हो सकता था? इस रहस्य को सुलझाने का पुलिस के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, मृतकों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगालना। इन्हीं डिटेल्स से पता चल सकता था कि वे किन लोगों से संपर्क में थे और हत्या से पहले किससे बात हुई थी। लेकिन मुश्किल यह थी कि मकसूद के घर से सभी मोबाइल फोन गायब थे। इससे पुलिस को शक और गहरा हो गया। यह साफ था कि हत्यारा कोई ऐसा था जो परिवार को बहुत अच्छी तरह जानता था, शायद घर का ही कोई करीबी।
पुलिस को यकीन था कि उसी के पकड़ में आने पर इस पूरे रहस्य से पर्दा उठेगा। जांच के दौरान पुलिस को एक अहम सुराग मिला जिसने केस की दिशा ही बदल दी। इसी सुराग के जरिए पुलिस मृतकों के फोन नंबर तक पहुंचने में सफल हुई। दरअसल मोहम्मद मकसूद की पत्नी निशा आलम के बड़े भाई की बेटी रफीका मकसूद के घर से कुछ दूरी पर अपने 3 बच्चों के साथ किराए के एक कमरे में रहती थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी का नाम शाइस्ता था, जिसकी उम्र करीब 15 साल थी। लेकिन रफीका खुद पिछले 2 महीने से रहस्यमय तरीके से लापता थी। जांच में पता चला कि वह मकसूद के दोस्त संजय कुमार यादव के साथ वारंगल से कोलकाता अपनी मां से मिलने गई थी। 3 दिन बाद संजय तो वारंगल लौट आया, लेकिन रफीका नहीं लौटी। जब मकसूद ने उससे पूछा कि रफीका कहाँ है, तो संजय ने कहा कि वह अपने किसी रिश्तेदार के घर रुक गई है और कुछ दिनों में लौट आएगी। चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी जब रफीका अपने बच्चों के पास नहीं लौटी, तो मकसूद को शक होने लगा। पुलिस को यह भी पता चला कि जब मकसूद ने फिर से रफीका के बारे में संजय से सवाल किया, तो वह बुरी तरह बिदक गया था। 20 मई 2020 को मकसूद के बड़े बेटे शादाब का जन्मदिन था। उसने इस मौके पर घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी। पार्टी में परिवार के अलावा उसका दोस्त शकील और पड़ोस में रहने वाले 2 प्रवासी मजदूर श्रीराम और श्याम भी शामिल हुए थे। पार्टी करीब रात 10 बजे तक चली थी। इस बीच पुलिस को शाइस्ता से पूछताछ में अहम बातें पता चलीं। उसके बयान से संजय कुमार यादव पर शक और गहरा हो गया था। शाइस्ता ने पुलिस को मकसूद आलम, उसकी पत्नी निशा आलम, बेटी बुशरा और दोनों बेटों शादाब व सोहेल के मोबाइल नंबर भी दिए। पुलिस ने तुरंत मकसूद के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाईं। साथ ही शाइस्ता से मिले नंबर के जरिए पुलिस ने संजय का नंबर भी हासिल कर लिया और उसे सर्विलांस पर लगा दिया, ताकि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा सके। कॉल डिटेल्स से जो जानकारी मिली, उसने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया। मकसूद और संजय के बीच कई बार लंबी बातें हुई थीं। घटना वाले दिन यानी 20 मई की शाम करीब 6 बजे मकसूद ने संजय को फोन किया था। उस दिन मकसूद का फोन करीब 4 घंटे तक चालू रहा, लेकिन रात 10 बजे के बाद मकसूद और उसके पूरे परिवार के सभी फोन अचानक बंद हो गए। सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि मकसूद के घर के सभी फोन एक ही समय पर बंद हो गए थे। इसका मतलब साफ था, उस वक्त हत्यारे मकसूद के घर में मौजूद थे। उन्होंने ही फोन बंद कर अपने कब्जे में ले लिए होंगे, ताकि पुलिस उन तक आसानी से न पहुंच सके। घटना को हुए अब 3 दिन बीत चुके थे और पूरे राज्य में डर का माहौल था। पुलिस पर जनता का काफी दबाव था। लोग जोर देकर मांग कर रहे थे कि हत्या का रहस्य जल्दी सुलझाया जाए और हत्यारों को जेल भेजा जाए। अगर जल्द खुलासा नहीं हुआ, तो उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी। इस पर पुलिस कमिश्नर वी रविंद्र ने डीसीपी वेंकट रेड्डी को आदेश दिए कि घटना का खुलासा जल्द से जल्द किया जाए। मकसूद का दोस्त संजय कुमार यादव पहले ही शक के दायरे में आ चुका था। अब तक की छानबीन में जो सबूत मिले थे, वे संजय के खिलाफ थे। 24 मई 2020 को पुलिस ने संजय को गिचिकोंडा से हिरासत में लिया। पूछताछ में वह बार बार खुद को निर्दोष बताता रहा। जब पुलिस ने रफीका के बारे में सख्ती से सवाल किए, तो उसका डर साफ दिखने लगा। समझ गया कि अब और नाटक नहीं चलेगा। उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। संजय ने माना कि सभी हत्याएं उसी ने की थीं। उसने बताया कि वह मजबूर था। मकसूद और उसके परिवार वालों ने रफीका के बारे में सवाल पूछ कर उसका दिमाग खराब कर दिया था। उसने अपने लिए यही आखिरी रास्ता बचा देखा। संजय के बयान के मुताबिक कहानी कुछ ऐसी थी। मोहम्मद मकसूद आलम 45 साल के थे और मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले थे। करीब 25 साल पहले वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर तेलंगाना के वारंगल जिले के गोर्रेकुंठा में बस गए। उस समय वारंगल जिला आंध्र प्रदेश में आता था। मकसूद की पत्नी निशा आलम और 3 बच्चे शादाब, बुशरा खातून और सोहेल, उनका यही घर था। शादी के बाद उनकी बेटी बुशरा मायके में अपने बेटे के साथ रहती थी। मोहम्मद मकसूद आलम और उनकी पत्नी निशा आलम बोरे बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करते थे। उसी फैक्ट्री में बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला 26 साल का संजय कुमार यादव भी काम करता था। संजय मिलनसार, मेहनती और व्यवहार कुशल था। अपने इस स्वभाव से उसने केवल मकसूद ही नहीं बल्कि फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों के दिल में जगह बना ली थी। मकसूद उम्र में संजय से करीब 20 साल बड़ा था, लेकिन उसे संजय अपना दोस्त मानता था। संजय मकसूद के घर भी आता जाता रहता था। मकसूद के बच्चे उसे चाचा कहते थे।
संजय की मकसूद के घर तक इतनी पैठ बन गई थी कि घर वाले उसे नेक इंसान समझते थे और जानते थे कि वह अकेला रहता है। जब भी निशा कुछ अच्छा पकाती तो संजय को खाने पर बुलाना उनकी आदत बन गई थी। संजय की जिंदगी पहले ठीक चल रही थी, आराम से और बिना किसी परेशानी के। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में रफीका आ गई। रफीका मकसूद की पत्नी निशा के भाई की बेटी थी। कई साल पहले वह अपने 3 बच्चों को लेकर कोलकाता से आई और अपनी फूफी के पास गोर्रेकुंठा में रहने लगी। रफीका के ऊपर बच्चों की पूरी जिम्मेदारी थी। 5 साल पहले उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था और तब से उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी थी। 3 बच्चों का पालन पोषण करना आसान काम नहीं था, खासकर जब कोई स्थायी काम या पैसा कमाने का जरिया न हो। वह दिन रात यही सोचती रहती थी कि बच्चों का पेट कैसे भरेगी, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे पूरी होगी और आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। रफीका की सबसे बड़ी बेटी शाइस्ता अब 15 साल की हो चुकी थी। उसकी सबसे ज्यादा चिंता भी शाइस्ता को लेकर ही थी। रफीका की हालात देखकर उसकी फूफी निशा ने तय किया कि उसे अपने पास बुलाया जाए। इसलिए रफीका अपने बच्चों के साथ कोलकाता से गोर्रेकुंठा आ गई, ताकि वह अपनी भतीजी के घर में सुरक्षित रह सके और बच्चों की देखभाल कर सके। मकसूद ने मालिक से सिफारिश कर रफीका को फैक्ट्री में नौकरी दिलवा दी। तभी से वह अपने 3 बच्चों के साथ फूफी के घर रहने लगी। संजय का मकसूद के घर आना जाना था। तभी उसकी नजर पहली बार रफीका पर पड़ी और उसे तुरंत पसंद आ गई। जब उसने रफीका की मुश्किल भरी कहानी सुनी तो उसका उस पर और लगाव बढ़ गया। उस दिन से संजय रफीका और उसके बच्चों का खास ख्याल रखने लगा। वह बच्चों के लिए जरूरी सामान लाता, उनकी मदद करता और हमेशा उनके पास रहता। बच्चों की जरूरतें पूरी करने में वह उनकी तरह ही शामिल हो गया। संजय की यह मदद देखकर रफीका भी धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। उनके बीच प्यार का रिश्ता बन गया। अब रफीका संजय के लिए खाना बनाती, उसे खिलाती और उसके कपड़े धोकर रखती थी। दोनों के बीच प्यार और चाहत थी। यह मकसूद और उसकी पत्नी निशा को भी पता चल गया था, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। संजय ने शहर में किराए का कमरा ले लिया और रफीका अपने बच्चों के साथ वहां रहने लगी। दोनों वैसे ही रह रहे थे जैसे पति पत्नी रहते हैं और उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। रफीका संजय पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी। वह अपना रिश्ता छिपाकर नहीं जीना चाहती थी और चाहती थी कि समाज उसे स्वीकार करे। संजय ने उससे थोड़ा समय मांगा और रफीका मान गई। लेकिन एक दिन रफीका ने संजय की शर्मनाक हरकत देखी। वह उसकी बड़ी बेटी शाइस्ता के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। शाइस्ता डरकर इधर उधर भाग रही थी और इसी बीच रफीका की नजर उस पर पड़ गई। संजय की घिनौनी हरकत देख रफीका का खून खौल उठा। उसने तुरंत उसे चेतावनी दी कि आगे मेरी बेटी से दूर रहना। अगर किसी तरह की बुरी नजर डाली तो वह पुलिस में शिकायत कर देगी। रफीका की धमकी का असर हुआ। उस दिन के बाद से संजय शाइस्ता से दूरी बनाने लगा। उसने अपने मन में जो अरमान पाले थे उनसे दूर हो गया, लेकिन वह इस पर कभी भी समझौता करने वाला नहीं था। असल में संजय बहुत चालाक और खतरनाक था। रफीका उसके लिए बस एक रास्ता थी। रफीका के सामने वह प्यार दिखाता, लेकिन उसके दिल में सिर्फ शाइस्ता थी। शाइस्ता को पाने के लिए संजय के दिमाग में एक बड़ी योजना चल रही थी। उसने तय कर लिया कि रफीका को रास्ते से हटाना होगा, तभी वह शाइस्ता के पास जा सकेगा। संजय समझ चुका था कि जब तक रफीका जिंदा रहेगी, शाइस्ता उसकी नहीं हो सकती। योजना के मुताबिक 8 मार्च को संजय मकसूद से यह कहकर रफीका के साथ कोलकाता के लिए रवाना हुआ कि वह रफीका से शादी करना चाहता है। वह रफीका के माता पिता के पास शादी की बात करने जा रहा था। मकसूद और निशा ने इस पर कोई विरोध नहीं किया। मकसूद की तरफ से अनुमति मिलने के बाद दोनों उसी रात वारंगल से कोलकाता के लिए रवाना हुए। रफीका के तीनों बच्चे घर पर ही थे। घर से निकलने से पहले रफीका ने बच्चों से कहा कि वह संजय के साथ मां से मिलने कोलकाता जा रही है और 4 दिन बाद वापस लौट आएगी। बच्चों से कहा कि अपना ख्याल रखना और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो निशा फूफी से कहकर ले लेना। रात को ट्रेन वारंगल से तड़ेपल्लीगुडम पहुंची। रफीका थोड़ी देर में सो गई, लेकिन संजय प्लेटफार्म से स्टॉल से एक पैकेट छाछ लेकर ट्रेन में अपनी सीट पर लौट आया। एक डिब्बे में छाछ पलटकर उसने बड़ी सफाई से उसमें नींद की गोलियां मिला दी। जब दवा घुल गई तो उसने सोई हुई रफीका को जगाकर छाछ पिला दी। छाछ पीने के बाद रफीका फिर सो गई।
उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि संजय, जिसे वह जीवन का साथी मान रही थी, अब यमराज बनकर उसकी जिंदगी छीनने वाला था। वह अब सिर्फ कुछ पलों की मेहमान बन चुकी थी। थोड़ी देर बाद दवा ने असर दिखाना शुरू किया। संजय ने देखा कि रफीका बेसुध पड़ी है। उसी समय उसने बड़ी सावधानी से उसके दुपट्टे से गला घोंट दिया। फिर मौका देखकर संजय ने रफीका को अंधेरे में तड़े पल्लगुडम और राजमुंद्री स्टेशन के बीच रेलगाड़ी से नीचे गिरा दिया। वह अंदर ही अंदर खुश था, क्योंकि अब शाइस्ता के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं रहा। रफीका को ठिकाने लगाने के बाद संजय अगले स्टेशन राजमुंद्री पर उतर गया। पूरी रात उसने स्टेशन पर बिताई। उसके बाद वह 2 दिन तक राजमुंद्री शहर में रहा और तीसरे दिन अकेले वारंगल वापस लौट आया। संजय अकेले लौटकर आया देख मकसूद को अजीब सा लगा। उसने तुरंत संजय से रफीका के बारे में पूछा, तो संजय ने झूठ बोल दिया कि रफीका अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकी हुई है और 2-4 दिन में लौट आएगी। लेकिन मकसूद का मन इस जवाब से शांत नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद रफीका लंबे समय बाद मायके गई हो, किसी रिश्तेदार से मिलने का मन हुआ हो तो वहीं रुकी होगी। आखिर बच्चों की भी तो चिंता होगी उसे, और 2-4 दिन में लौट आएगी। रफीका के कोलकाता जाने को अब 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन न तो वह घर लौटी थी और न उसने कोई फोन किया था। संजय से पूछने पर वह गोलमोल जवाब देता रहा और मकसूद भी अब उससे पूछताछ कर कर परेशान हो गया। फिर मकसूद ने रफीका की मां को फोन किया और उसके बारे में पूछा। रफीका की मां ने कहा कि रफीका तो यहां आई ही नहीं। यह सुनकर मकसूद का माथा ठनक गया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और संजय ने रफीका के साथ जरूर कुछ ऐसा वैसा कर दिया है। इसी बीच कोरोना संकट के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। लोगों के घरों से निकलने पर सख्त पाबंदी लग गई। मकसूद जिस कारखाने में काम करता था, उसके मालिक ने सुरक्षा के लिए मकसूद और उसके परिवार को शहर से गांव गोर्रेकुंठा शिफ्ट कर दिया। वहीं संजय रफीका के बच्चों को लेकर वहीं रह रहा था। संजय झूठ बोलकर बच्चों को उलझाए रखता रहा। उधर मकसूद लगातार फोन पर पूछता रहा कि रफीका का क्या हुआ, वह कहाँ है। संजय जानता था कि रफीका अब जिंदा नहीं थी, इसलिए सच बता नहीं सकता। वह मकसूद से सच छुपाने की कोशिश करने लगा। उसे डर था कि अगर मकसूद ने पुलिस को सब बता दिया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। संजय को जेल जाने का डर सता गया। वह खुद को बचाने का तरीका ढूंढने लगा और उसके दिमाग में एक खतरनाक सोच जन्म लेने लगी। क्यों न पूरा परिवार ही खत्म कर दिया जाए। अगर घर में कोई जिंदा नहीं रहेगा तो रफीका के बारे में पूछने वाला भी कोई नहीं बचेगा और सच हमेशा के लिए दब जाएगा। ये सोचते ही उसने आगे की योजना बनानी शुरू कर दी। 20 मई को मकसूद के बड़े बेटे शादाब का जन्मदिन था और संजय को पता था कि मकसूद इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाता है। उसने सोचा कि अगर खाने में जहर मिल जाए तो पार्टी में सब एक साथ खाने के बाद ही बेहोश हो जाएंगे और फिर कोई सब कुछ बता नहीं पाएगा। मकसूद कई दिन से संजय को बुला रहा था, पर संजय जाने से कतरा रहा था क्योंकि उसे डर था कि सच सामने आ जाएगा। फिर 16 मई को मकसूद ने फोन करके उसे खास न्योता दिया। बेटे के जन्मदिन की छोटी सी पार्टी रखी है। मकसूद जानता था कि संजय आम तौर पर उसके बुलावे पर नहीं आता, लेकिन बेटे के जन्मदिन के बहाने वह जरूर आएगा। यही मौका था कि संजय से रफीका के बारे में पूछ सके। संजय ने भी सही समय पर आने की हामी भर दी थी। 18 मई को संजय ने मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां खरीदी और घर में पीस कर रख दी। 20 मई की शाम मकसूद ने उसे फोन करके याद दिलाया कि बेटे के जन्मदिन पर आना है। संजय ने हाँ कहकर जवाब दिया और कहा कि वह पार्टी में जरूर आएगा। 20 मई 2020 की रात 8 बजे संजय मकसूद के घर पहुंचा। घर में मकसूद का पूरा परिवार मौजूद था। उसकी पत्नी निशा, बेटी बुशरा, बेटे शादाब और सोहेल 3 साल का नाती और मकसूद का दोस्त शकील। इसके अलावा कारखाने के 2 मजदूर श्रीराम और श्याम भी ऊपर के कमरे में ठहरे हुए थे। अब संजय की खतरनाक योजना को अंजाम देने का वक्त था। संजय ने मौका पाते ही रसोई में जाकर दाल में मिला दिया, फिर बाहर आकर बैठ गया। रात 9:15 बजे खाना शुरू हुआ। संजय ने खुद खाने से साफ इनकार कर दिया। मकसूद, निशा, बुशरा, शादाब, सोहेल, 3 साल का नाना, शकील और ऊपर कमरे में ठहरे श्रमिक श्रीराम श्याम सबने खाया। खाना खाते थोड़ी देर बाद ही दवाओं का असर दिखने लगा। एक एक कर सब सुस्त पड़ गए और बेहोश हो गए। संजय भी वहीं सो गया हुआ दिखा। देर रात 12:30 बजे वह उठा। सभी को हिलाया डुलाया, किसी में कोई हरकत नहीं थी।
फिर उसने घर में रखे बोरे निकाले और बेहोश पड़े लोगों को एक एक कर बोरे में भर दिया। बोरा घसीटते हुए वह घर से बाहर निकला, गांव के बाहर गोदाम के पास बने कुएं तक गया और बोरे खोलकर उन सबको कुएं में फेंक दिया। यह काम उसने सुबह तक किया। काफी मशक्कत के बाद सभी 9 लोगों को कुएं में डाल दिया। फिर संजय घर लौटा, चैन से लेट गया। जो हुआ उसके बाद उन सब की मौत पानी में डूबने से हो गई। 21 मई को कुछ चरवाहे अपनी भैंसों को चराने ले गए। खेलते खेलते उनकी प्लास्टिक की गेंद कुएं में चली गई। जब वे झांक कर देखने गए तो भीतर का नजारा देखकर उनका होश उड़ गया। पानी में लाशें तैर रही थीं। चरवाहे डर के मारे तुरंत गांव भागे और घटना की सूचना ग्राम प्रधान को दी। ग्राम प्रधान ने तुरंत गिचिकोंडा थाने को खबर दी। सूचना मिलते ही एसओ शिवरामे पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचे। कुएं का निरीक्षण किया तो पानी में 4 लाशें तैरती हुई नजर आईं। 5वीं लाशें कुएं की तलहटी में थीं, जो अगले दिन ऊपर आ गईं। इस मामले की जांच में पता चला कि संजय ने एक हत्या छिपाने के लिए कुल 9 लोगों की हत्या की थी। उसने सबूत मिटाने के लिए सभी के मोबाइल फोन भी छिपा दिए थे, जो बाद में बरामद किए गए। सीसीटीवी फुटेज में भी संजय को देखा गया। उसकी घिनौनी करतूत ने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। अब केवल यही देखा जा रहा है कि उसे सजा जरूर मिले। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे नेक इरादे नहीं होते। बिना परखे किसी पर अंधा भरोसा करना जानलेवा साबित हो सकता है। संजय की हवस और स्वार्थ ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने 9 निर्दोषों की हत्या कर दी। जब इंसान अपने नैतिक मूल्य खो देता है, तब वह इंसान नहीं, राक्षस बन जाता है। संजय ने एक झूठ को छिपाने के लिए कई जिंदगियां खत्म कर दी, लेकिन आखिरकार उसका अपराध उजागर हो ही गया। सच चाहे कितना भी देर से सामने आए, छिप नहीं सकता। जो दूसरों का नुकसान करता है, उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। संजय की तरह हर अपराधी अंत में अपने कर्मों की सजा पाता है। हमें अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी चाहिए और किसी संदिग्ध व्यवहार या गुमशुदगी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। समय पर सतर्कता कई जिंदगियां बचा सकती है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।